इससे पहले का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो आपको आपका होमवर्क याद था ना, जितने भी ब्लू लाइनिंग वाले क्वेश्चंस हैं आपको उन सब के क्या करने थे, आपको उन सब के आंसर्स लिखने थे। ठीक है, अब जिसने नहीं लिखे हैं वो आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कल लिख लें। ठीक है, और लिख करके लेके आए, जो भी दिक्कत हो पूछ लें। ठीक है, तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इसमें क्या है, जैसे कोई चीज़ सॉलिड में है तो वो सॉलिड से लिक्विड में बदल सकती है, लिक्विड से गैस में बदल सकती है, क्या गैस से दोबारा सॉलिड हो सकती है। इन सब चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो कैसे मैटर की स्टेट्स चेंज होती हैं, पहले कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्या होगा अगर आप मैटर की स्टेट को चेंज करोगे, उनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, वो कौन सी प्लेस होगी जहाँ पर कैसे हम उसको चेंज करेंगे। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी आपको दे रखी है, फैक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का चेंज होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें एक बीकर है, बीकर में 150 ग्राम आइस रखी हुई है। आप जैसे ही नीचे से आपने हीट डाली, तुरंत की तुरंत आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, आइस कन्वर्ट हो जाएगी आपकी लिक्विड में। और अगर बहुत ज़्यादा हीट दे दी तो वही लिक्विड आपका एवोपरेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका सॉलिड किस में बदल गया, पहले बदला लिक्विड में और उसके बाद किस में बदल गया आपका वो वेपर यानी कि गैस में। ठीक है, तो ये मैंने आपको भी बताया। अब देखिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी ये वाली बात बताई थी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं आपके जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से ही पार्टिकल्स का वाइब्रेशन स्पीड में होने लगता है। और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन जब स्पीड में होता है तो उसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो फोर्स भी क्या होता है, उसमें एनर्जी मिल जाती है और वो बहुत फिक्स्ड, बहुत ज़्यादा अपना फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो पार्टिकल जब अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ते हैं, वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब हम उनको टेम्परेचर ज़्यादा दे करके उनके अंदर एनर्जी का ज़्यादा इंड्यूसमेंट कर देते हैं। जैसे ही उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। पोजीशन वो जो कि फिक्स्ड थी, अब वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन में ना रह करके फ्रीली मूव करने लगते हैं। और जब वो फ्रीली मूव करने लगते हैं तो वो अपनी पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी जो पोजीशन चेंज करने के साथ ही अपनी मैटर ऑफ स्टेट में भी अपना चेंज कर लेते हैं। अगर पहले पास पास में थे और वही पार्टिकल अब दूर दूर हो गए तो उन्होंने अपनी मैटर स्टेट चेंज करके किसमें बदल ली, अपनी स्टेट लिक्विड में बदल ली। और अगर वही और भी ज़्यादा बहुत दूर दूर हो गए तो वही अपनी स्टेट किसमें चेंज हो गई, फिर आपकी गैस में चेंज हो गई। तो ऑल अबाउट द टेम्परेचर एंड द काइनेटिक एनर्जी के इफेक्ट में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर की देने की वजह से ही जो पार्टिकल्स हैं वो पहले सॉलिड से लिक्विड में बदले और लिक्विड से फिर किस में बदल जाएंगे बेटा, गैस में बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपका वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिसको उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जैसे 2 डिग्री सेल्सियस में मान लूँ एग्जाम्पल लेकर के, 2 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई भी पानी, 2 डिग्री पे तो होगा नहीं, 100 ही मान लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई भी पानी, वाटर जो है वो अगर आइस के अंदर, आइस जो है अगर वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, वही पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का क्या है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ओर इंडिकेट करता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर चेंज करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आइस का, वो क्या होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 273.15 केल्विन में। ठीक है, और अगर आप सेल्सियस में देखेंगे तो यही आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो, केल्विन में आप 273 अगर सेल्सियस में ऐड कर देते हैं तो वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, चेंज होना, सॉलिड स्टेट से किस में चेंज होना, लिक्विड स्टेट में। अगर कोई भी आपका प्रोसेस के दौरान आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, उसके दौरान अगर आपकी कोई भी स्टेट चेंज हो रही है और वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो रहा है बेटा, फ्यूज़न हो रहा है। तो उस प्रोसेस को जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड की स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाती है, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। व्हाट इज फ्यूजन, द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑफ एनी मैटर, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूजन। अगर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो उसमें उसका टेम्परेचर जो होगा वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा, या उसका इंक्रीज हो जाएगा, इन सब के बारे में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट के दौरान जब आप मेल्टिंग कर रहे होंगे उस समय टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट होने के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आइस जो होती है जब एक बार पूरी मेल्ट हो जाती है तो उसके बाद उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, फिर वो टेम्परेचर वही मेंटेन रहता है। अगर आप कंटिन्यू से हीट देते रहेंगे तो टेम्परेचर बदलता रहेगा और फिर वही आइस जो पानी बदली थी थोड़े समय के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स का वही चेंज होता है। आप कुछ भी दो, चाहे टेम्परेचर दो चाहे प्रेशर दो, आप उसकी मदद से केवल पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर हीट एनर्जी जो होती है जो एब्जॉर्ब कर रखी होती है आइस ने,
है ना, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब आइस ने एब्जॉर्ब कर रखी होती है, वही हीट एनर्जी कब शो करती है, जब तुम उसका टेम्परेचर क्या कर देते हो बेटा, बढ़ा देते हो। ठीक है ना। तो अगर किसी बीकर के अंदर रखा हुआ है कोई आइस, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो आपको किसी भी उस आइस का टेम्परेचर को रेज करने में मदद करती है, वो आपका क्या होता है, लेटेंट हीट होता है। यानी अमाउंट ऑफ हीट दैट इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आइस, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। यानी मिनिमम से मिनिमम वो हीट जो किसी भी आइस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में आपको मदद करेगी, ये आपकी लेटेंट हीट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? जो वर्ड लेटेंट है उसका मतलब ही हिडन होता है। तो इसमें अब डेफिनेशन आ गई है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन में क्या होता है, स्टेट चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड में। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको चाहिए होगी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर, तो वही आपकी क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। पानी का आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं पानी के पार्टिकल्स को, तो क्या हो जाएगा, वो फास्टली मूव करना शुरू कर देगा और एक टेम्परेचर पे आकर के फिर उसकी एनर्जी टूट जाएगी और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कम हो जाएगा, तो फिर वो मूव करना बंद कर देगा। वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड ने अब चेंज होना स्टार्ट हुआ है, वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया है खुद को, किस में कन्वर्ट हो चुका है, गैस में कन्वर्ट हो चुका है। तो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ऐसा टेम्परेचर बेटा किसी भी मैटर का जिसपे जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट जहाँ पर जाकर कोई भी मैटर अपनी स्टेट में वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाता है या फिर बॉयल होने लग जाता है, तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आप सेल्सियस से केल्विन में करते हैं तो आपको 273 ऐड करना होता है। तो टेम्परेचर अगर वाटर का देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर 273 ऐड करेंगे तो 373 आपका केल्विन के अंदर आ जाएगा। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। इसकी भी डेफिनेशन वही होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे लेटेंट हीट उसकी थी अब आपकी फ्यूजन की थी, उसी तरीके से आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है। ठीक है। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में करेंगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी, दोबारा आप लिक्विड से गैस में करेंगे तो भी आपको हीट देनी पड़ेगी। अगर आप उल्टा करते हैं, गैस से लिक्विड में करते हैं, तो आपको ठंडा का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, लिक्विड से सॉलिड में करेंगे तो भी आपको टेम्परेचर अपना कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर आपका मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है तो आपको टेम्परेचर के अंदर भी चेंज करना पड़ता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अगर आप अपने टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो आपका जो सबस्टेंस है वो अपनी स्टेट को भी चेंज करेगा, अपनी स्टेट्स में बदलाव लेकर के आएगा। केल्विन जो आपकी एसआई यूनिट टेम्परेचर की है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। ठीक है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन हम देखते हैं, तो अगर हमें सेल्सियस बदलना होता है तो हम 273 उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आपकी कोई भी ऐसी स्टेट है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो रही है, डायरेक्टली बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो ऐसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सब्लिमेशन। अगर कोई भी स्टेट डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड स्टेट, दैट इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन। ठीक है ना। डायरेक्ट चेंज होता है गैस से किस में, सॉलिड में, और सॉलिड से किस में, गैस में। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें लिक्विड के अंदर वो स्टेट चेंज नहीं होती है। ये तो था आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। अब आपका प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। प्रेशर का इफेक्ट भी होता है जिस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो बेटा प्रेशर के इफेक्ट में हम देखेंगे कि मैटर में जो चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से ही नहीं होता है, बल्कि वो आपका प्रेशर के चेंज होने की वजह से भी होता है। अब प्रेशर के चेंज में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। आप ये देखिए, देखो आपको ये 3 सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं, इनमें पिस्टन लगी हुई है। पिस्टन क्या करती है बेटा, इसको प्रेशराइज करती है। तो जब ये पिस्टन थोड़ा ऊपर थी तो पार्टिकल बहुत दूर दूर थे, जब ये पिस्टन को आपने थोड़ा सा प्रेशराइज करा तो पार्टिकल थोड़े पास आ गए, और जब आपने इसको बिल्कुल प्रेशराइज कर दिया तो बिल्कुल पास आ गए। ये दूर दूर पार्टिकल कौन सी स्टेट को दिखा रहे हैं, गैस को। बिल्कुल पास में कौन सी स्टेट को दिखा रहे हैं आपके, ये बिल्कुल जो पास में कौन सी स्टेट को दिखा रहे हैं, सॉलिड को। और ये आप कौन सी स्टेट को दिखा रहे हैं, लिक्विड को, और ये गैस को। तो सिर्फ और सिर्फ पिस्टन के प्रेशर की वजह से आपकी तीनों स्टेट क्या हो गई, तीनों स्टेट आपकी चेंज हो गई। तो ये प्रेशर का इफेक्ट है। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे, आपको ये याद रखना है कि बेटा ड्राई CO2 क्या होता है। अगर आपने किसी भी CO2 को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है ना, तो अगर आप उसे 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर देंगे तो जो CO2 आपके पास सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है उसको आप डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हो।
ठीक है ना। इसी गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, या फिर सॉरी ये सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हुई जो आपकी पहली कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसको ही आप ड्राई आइस कहते हो। ठीक है ना। ड्राई आइस क्या होती है? आपकी सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे करके डायरेक्ट गैस स्टेट पर आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर से और टेम्परेचर से दोनों से ही आपकी जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस है वो चेंज होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। अब इन प्रोसेस का नाम देख लो। अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूज़न कहते हैं। अगर स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड फ्यूज़न। और अगर स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एंड स्टेट ऑफ मैटर दैट इज कन्वर्ट टू गैस टू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड बेटा डिकम्पोजिशन। दूसरी बात, अगर आपने डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करा है अपने मैटर को तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है ना। और अगर आपने गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करा है तो उसको आप कंडेंसेशन कहते हैं। एरो की तरफ ध्यान दें। और लिक्विड से सॉलिड में किया है तो उसे आप सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड आपका डिफ्यूजन। उल्टा करेंगे तो सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड से आपका सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। तो आपका गैस से सॉलिड वाला क्या होता है? डिपोजिशन। ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। सब में आपको वही यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था। टेम्परेचर केल्विन का 100 माइनस कर देना सेल्सियस के लिए, और केल्विन के लिए 100 आपको उसमें 273 आपको उसमें प्लस कर देना है। अब एवोपरेशन क्या होता है? एवोपरेशन आप अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं। ऐसी स्टेट में जब आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आप पानी को जब गर्म करते हैं, धीरे धीरे करके पानी का लेवल कम होता चला जाता है, तो वो पानी कहाँ जाता है? वो पानी आपका एवोपरेट होकर के आसमान में चला जाता है। आपके गीले कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि आपके गीले कपड़ों के अंदर जो पानी एब्जॉर्ब वो भी एवोपरेट होकर के बाहर हो जाता है। तो ये एवोपरेशन की प्रोसेस है जो आपको अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे उनको टेम्परेचर मिल जाता है तो वो अपनी मूव करने की जो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो वो अपनी मूव करने की जो आपकी स्पीड है उसको इंक्रीज हो जाती है उनकी। तो फिर वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में बदलते रहते हैं, है ना। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट अपना अलग अलग होता है। अगर आप लिक्विड की स्टेट में अगर देखेंगे तो छोटा जो पार्टिकल होता है सरफेस पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना। उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यही फिनोमेना, जिस फिनोमेना के अंतर्गत आपका किसी भी स्टेट में जो लिक्विड है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और अपने किसी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, आप उसको क्या बोलते हैं बेटा? एवोपरेशन बोलते हैं। ये एवोपरेशन की डेफिनेशन है जो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, याद करनी है। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज इन अ लिक्विड इनटू अ वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन वो उसका बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, उस पर अगर वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो आपका एवोपरेशन की प्रोसेस होगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर क्या है आपका? हम जानते हैं कि एवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। ये सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा एवोपरेशन की रेट उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसका मतलब आपका सरफेस एरिया और आपका एवोपरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आपका किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, आपकी एवोपरेशन की रेट भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। आप कपड़े को डालते हैं तो सिकुड़ के नहीं डालते, आप उन कपड़ों को फैला फैला के डालते हैं जिससे कि उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और वो जल्दी सूख जाए। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इससे आपका जो होता है पार्टिकल अपनी स्टेट को इजीली चेंज कर लेता है और इजीली वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है आपका कि आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो इजीली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है। तीसरा फैक्टर आपका ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी अगर आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर एयर के अंदर जो पानी का अमाउंट है, वाटर वेपर है, वो डिक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी की डिफाइन क्या होती है? पानी का जो प्रेजेंस है एयर के अंदर, वो आपकी ह्यूमिडिटी होती है। तो आपके आसपास जो एयर है वो क्या है? वो एक डेफिनेट अमाउंट से ज़्यादा पानी के वेपर को होल्ड नहीं कर सकती। वो एक गिवन टेम्परेचर पर केवल एक डेफिनेट पानी का अमाउंट ही होल्ड कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप उसमें कितना भी पानी का अमाउंट होल्ड कर लोगे। तो अमाउंट ऑफ वेपर जो होता है ऑलरेडी अगर आपके टेम्परेचर में, आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपका जो एटमॉस्फेयर है पानी की अमाउंट को और ज़्यादा नहीं लेगा। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि ह्यूमिडिटी जो होती है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एवोपरेशन के। जितनी ही ज़्यादा आपकी ह्यूमिडिटी होगी एवोपरेशन उतना ही कम होगा, और जितनी कम आपकी ह्यूमिडिटी होगी आपका एवोपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी पहले से पानी का प्रेजेंस बताती है। जितना पहले से पानी अगर एटमॉस्फेयर में है तो वो एवोपरेट होकर के नहीं जाएगा। ठीक है। चौथा आपका फैक्टर है विंड की स्पीड। ये विंड की स्पीड जो होती है ये आपके कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। अगर हवा चल रही होती है तो आपके कपड़े जल्दी क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि विंड की स्पीड वाटर वेपर, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर के, उनको स्पीड से मूव करने में मदद करती है। इसकी वजह से जो आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो ईजिली
एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। उसके बाद एवोपरेशन की वजह से ठंडा क्यों लगता है, कूलिंग क्यों होती है? आपके जो पार्टिकल होते हैं बेटा लिक्विड के, वो आसपास के एटमॉस्फेयर से अपनी एनर्जी ले लेते हैं। एनर्जी जब वो रिगेन कर लेते हैं तो वो उस एनर्जी को वो एवोपरेशन के दौरान खर्च करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का प्रोसेस होता है ये सराउंडिंग की वजह से होता है। जब वो आसपास की पूरी एनर्जी को अपने पास ले रहे हैं और एवोपरेशन के दौरान एरेट कर दे रहे हैं, तो आसपास के टेम्परेचर के अंदर जो हीटिंग पार्टिकल्स है वो आपके नहीं बचेंगे। इस वजह से आपको ठंडा महसूस होगा। पर्टिकुलरली जो गेन एनर्जी होती है आसपास में सराउंडिंग के अंदर, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि एवोपरेशन की वजह से ही ठंडा हो रहा है। एवोपरेशन क्या कर रहा है, आपके आसपास की जो हीटिंग वाले पार्टिकल्स की एनर्जी उसको एवोपरेट कर रहा है और आपको कैसा फील करा रहा है, ठंडा फील करा रहा है। अगर आप हॉट सनी डेज की बात करेंगे तो जो लोग हैं वो स्प्रिंकल करते हैं, क्या करते हो, मटके के अंदर पानी रखते हैं ना, मटके के अंदर जो पानी ठंडा होता है ना वो भी इसी वजह से होता है। इसके अंदर एक हीट लगती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप सर्दियों में कॉटन के कपड़े नहीं पहनते, गर्मियों में कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं? समर सीजन में क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा कूल फील करने की कोशिश करती है, उसको कूलिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है। और कॉटन के कपड़े एवोपरेशन ज़्यादा करते हो। एवोपरेशन ज़्यादा करने की वजह से, क्योंकि एवोपरेशन ज़्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि आसपास का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। आसपास के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से जो पार्टिकल्स से मूव करते हो, पार्टिकल्स आपके क्या करते हैं, अपने जो वाटर वेपर है उसको एवोपरेट कर देते हैं। और वाटर वेपर जब एवोपरेट हो जाता है तो आपका जब पूरा का पूरा गर्मी की वजह से पानी एवोपरेट हो गया, तो आपको उसके बाद कैसा फील होगा बेटा, ठंडा फील होगा। ये किसकी वजह से होता है, जितनी हीट आपको चाहिए होती है ना उस अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को एवोपरेट करने में, उसी को आपको बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ एवोपराइजेशन। इसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसकी वजह से आपको कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। कॉटन का कपड़ा इस वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके एब्जॉर्ब करने की वजह से आपको जो स्वेट वगैरह होता है उससे आपको ये एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट वगैरह को, और आपको कैसा फील होता है, फिर ठंडा फील होता है, ठीक है। आपको ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, जो आपका कभी भी आप ठंडे ग्लास को बाहर रख दो तो उसके आसपास ड्रॉपलेट्स बन जाती है उस ग्लास के ऊपर। ऐसा क्यों होता है, ये भी आपका एवोपरेशन की वजह से ही होता है। वाटर वेपर जो आपके एयर में प्रेजेंट होता है ना, जब वो आपकी कोल्ड गैस के अंदर कोल्ड गैस से कांटेक्ट में आता है तो एनर्जी को लूज़ करता है, और जब वो एनर्जी को लूज़ करता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको किसी भी ठंडे ग्लास के आसपास में दिखाई देती हैं, क्योंकि एवोपरेशन की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर टेम्परेचर उसे ठंडा मिल गया। और ठंडे टेम्परेचर का मतलब क्या, पार्टिकल थोड़े से गैस से थोड़े पास में आ जाएंगे तो आपको पार्टिकल्स उस टेम्परेचर आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर दिखाई देने लगेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा आपकी सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटिंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आपकी 3 स्टेट के अलावा एक और चौथी स्टेट होती है। चौथी स्टेट का जो नाम होता है वो प्लाज्मा होता है। इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ये आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। फ्लोरेंस ट्यूब होती है, न्यून के जो बल्ब होते हैं, जो न्यून गैस जिन बल्ब में फिल्ड होती है उनके अंदर आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। अगर न्यून का गैस है आपकी, तो न्यून वाले जो बल्ब हैं, जो न्यून गैस है उसके अंदर आपको फ्लोरेंस ट्यूब मिलेगी। फ्लोरेंस ट्यूब जो होती है वो हीलियम गैस से मिलकर बनी होती है। तो ये हीलियम गैस जो होती है बहुत ज़्यादा आयनाइज्ड हो चुकी होती है, इसके चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है ना, ये आपका बल्ब के ट्यूब के अंदर पाया जाता है, और स्पेशली ये कलर पर डिपेंड करता है कि इसका नेचर कैसा होगा। जो आपके सन और स्टार है ना, ये ग्लो करते हैं क्योंकि इनके अंदर भी प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है, क्योंकि इसका हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो ग्लो भी बहुत ज़्यादा करता है। आपके जो आइंस्टीन थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था 1920 में। ये क्या थे, भारत के साइंटिस्ट, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस भारत के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस मैटर की 5th स्टेट के बारे में बताया था कि मैटर की एक और 5th स्टेट होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर की 5th स्टेट के बारे में उन्होंने बताया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नई स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया। उन्होंने बोला था कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो बॉल्फेनो कैटले और कार्ल ई वीमन जो यूएसए, उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी रिसीव कर चुके हैं फिजिक्स के लेकर के, इसी थ्योरी को लेकर के, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन थ्योरी को लेकर के। इन्होंने इसमें कूलिंग ऑफ गैस के बारे में बताया, बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी पर कैसे कूलिंग ऑफ गैस होती है। कम से कम 100,000 डेंसिटी के बारे में इन्होंने बताया, किसी भी सुपर लो टेम्परेचर किसी भी सबस्टेंस को लेकर के। तो 4th और 5th स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, जिनके बारे में आइंस्टीन ने भी बताया, और उससे पहले आपके और भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो आपकी 5th स्टेट के 4 स्टेट हो गई, 5 स्टेट हो गई। पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि 5 स्टेट आपकी होती हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को मिला के। आपको ये सारे पॉइंट टू रिमेंबर सारे याद रखने हैं, और आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पूरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके लेके आने हैं, यही आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है।